लाडनू से खबर है, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लाडनू के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीडवाना कुचामन जिले के लाडनू कस्बे में स्थित जैन विश्व भारती पहुंचे, जहां उन्होंने जैन धर्म के 11वें आचार्य महाश्रमण से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जैन विश्व भारती परिसर में नवनिर्मित सुधर्मा सभा प्रवचन हॉल का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य महाश्रमण से मुलाकात कर आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी लिया। आचार्य श्री महाश्रमण जी का यहाँ पधारना राजस्थान के लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का विषय है। महाराज जी का यहाँ पदार्पण हुआ है और वो पूरे 1 साल रहने वाले हैं। निश्चित रूप से जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप आए हैं और 1 साल रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से आपका जो तप है, आपका जो लोगों को आप अपने वचनों से एक दिशा देने का काम करते हैं, एक युवाओं को अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जैन विश्व भारती द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुधर्मा सभा का लोकार्पण भी हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि इसका शिलान्यास भी किया और इतनी जल्दी बना करके ये दिया है। मैं उन भामाशाहों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस भवन को बना करके तैयार किया है। इस सभा का जो आज लोकार्पण हो रहा है, यहाँ आने वाले समय में माननीय मूल्यों और धार्मिक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र तो है ही, लेकिन ये और बड़ा केंद्र भी बनेगा। इस अवसर पर भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैन धर्म केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूर्ण कला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत आज के भौतिकवादी युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। जब पूरा विश्व हिंसा और संघर्ष से जूझ रहा था, तब जैन धर्म का अहिंसा का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह मानवता को दिशा दिखा रहा था। जैन दर्शन ने जियो और जीने दो का जो मूल मंत्र दिया, वह आज पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा आधार बन चुका है। जैन धर्म की ये विशेषता रही है कि इसने हमेशा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की दीक्षा दी है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है, तब जैन धर्म के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि संयम और सादगी के बिना मानवता का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने आरपीएससी को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती की पारदर्शिता और शुद्धता की सराहना की। उन्होंने एक्स पर कहा कि परीक्षा के सभी चरणों में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी किए गए और सफल अभ्यर्थियों के नाम व अंक सार्वजनिक किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने मेहनती युवाओं का सम्मान करते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों और आरपीएससी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही निष्पक्ष और लीक फ्री परीक्षा व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अजमेर जिला अदालत के नए भवन को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल से प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और आधुनिक यंत्रों से भवन, लिफ्ट और शौचालय सहित पूरे परिसर की जांच की। निरीक्षण में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली, जबकि जांच के कारण अदालत परिसर लगभग 2 घंटे प्रभावित रहा। तो जिला कोर्ट परिसर में कोई विस्फोटक सामग्री हो सकती है, उसके आधार पर हमने जो है बीडीएस टीम, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस के साथ में संयुक्त तलाशी का अभियान चलाया पुलिस की, हमारी जो नॉर्थ सर्किल की टीम के साथ। और हमने कोर्ट परिसर के 5 तल और बेसमेंट पार्किंग एरिया को अच्छे से चेक किया है विद इक्विपमेंट्स एंड डॉग स्क्वाड, और हमें अभी तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सर खाली भी कराएगा? बिल्कुल खाली करा के ही चेक किया। सर किस तरह की धमकी मिली है? धमकी ये थी कोर्ट परिसर के अंदर जो है विस्फोटक सामग्री हो सकती है, तो उसके आधार पर हम चेक। नहीं कोर्ट
नया कोर्ट पर सर पूर्व के अंदर भी बरगाम में, कलेक्टर में और न्यायालय में मिले थे। जो पूर्व में जो भी धमकी मिली थी उस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया, उनका अनुसंधान जारी है। सर सीसी कैमरे और सुरक्षा। अगली खबर निवाई से है, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निवाई क्षेत्र के दौरे के दौरान बस स्टैंड स्थित उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की और उप जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की। जिला कलेक्टर ने महिला एवं पुरुष वार्ड, लेबोरेटरी, जांच कक्ष और मेडिकल स्टोर, सोनोग्राफी रूम और एक्सरे रूम और गायनिक वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर रामजी लाल ने अस्पताल की स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी दी, लेकिन परिसर की पार्किंग व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने असंतोष व्यक्त किया। पेशेंट्स से जो बात की है, कई सारे पेशेंट्स इंडोर आउटडोर, तो मोटे तौर पर जनरली पेशेंट्स ने एक संतुष्टि जाहिर की है, वो अस्पताल के इलाज से संतुष्ट है। थोड़ा सा बिल्डिंग का इशू है यहाँ पर, और भी जो सुविधाएं हैं इसके लिए एसडीएम साहब को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत ही आरएमआरएस की मीटिंग करें और करके, और जो भी हॉस्पिटल में कितने फंड्स अवेलेबल हैं उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उसका डिसीजन लें ताकि हॉस्पिटल की कुछ सेवाओं में वृद्धि हो सके। निश्चित रूप से उनको रिपेयर कराएंगे। हमारे आरएमआरएस में फंड्स रहते हैं जो कि जितने भी पेशेंट एडमिट है उसका पैसा गवर्नमेंट से भी मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे अभी चूँकि आज इंचार्ज पीएमओ नहीं है तो फंड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में अभी एग्जैक्ट स्थिति सामने नहीं आई है, मेरे सामने बताया नहीं है, परंतु जो भी फंड पड़े हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे और जो भी बाथरूम यदि खराब है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बसेड़ी में विराट हिंदू सम्मेलन के तहत जय श्री राम के नारों से गूंजती शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक और दुकानदारों ने भाग लिया। शोभा यात्रा पुराने थाने से शुरू होकर बैंड बाजों और जय घोष के साथ मुख्य बाजार, मुख्य चौराहा, पीएनबी बैंक और भारद्वाज मार्केट होते हुए बयाना मूल स्टेट हाईवे तक पहुंची। इस अवसर पर कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के कोठिया गांव में चोरों ने बुजुर्ग महिला से, आपको बता दें कि मांगी देवी माली को घर के बाहर बने कमरे से उठाकर पास के खेतों में ले जाने की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने व्रत के हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस कर चिल्लाने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने परिवार के अन्य कमरों के बाहर कुंडी लगा दी ताकि कोई बाहर ना आ सके। पुत्रवधू की आवाज पर ग्रामीणों के पहुंचने तक चोर फरार हो गए, लेकिन करीब 1.5 किलो चांदी के जेवर सुरक्षित रहे। मांगी देवी गेहूं के खेत में गहरे सदमे में पाई गई हैं। आपको बता दें कि गांव में बढ़ते चोरी के मामले के बीच लोग घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रशासन से मांग की है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और बंद रोड लाइटों को तुरंत ही दुरुस्त किया जाए। श्री माधोपुर कस्बे के पृथ्वीपुरा रोड पर नर्सरी के पास एक विद्युत ट्रांसफर में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज लपटों और धुएं के उठने पर स्थानीय लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग व फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। विद्युत विभाग इसकी जांच कर रहा है और जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल करने की कार्रवाई की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के करनीसर सहजीपुरा गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर सिंचाई पाइपलाइन जोड़ने के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया। एक पक्ष नदी से पाइपलाइन जोड़ने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा था, जबकि दूसरे पक्ष ने गांव में पाइपलाइन जोड़ने का विरोध किया। विरोध के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सिंचाई पाइपलाइन का कार्य पूरा किया।
सुमेरपुर पंचायत समिति सभागार में विकास अधिकारी प्रमोद दवे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों के चयन और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने पर चर्चा हुई। ग्रामीण पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति, स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति और पेयजल, आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छता जैसी समस्याओं पर फीडबैक लिया गया। जलदाय और विकास विभाग के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे और बैठक में आपसी समन्वय के माध्यम से विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। ग्राम पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक जो हम हर महीने में 2 बार आयोजित करते हैं, वो आज सभी ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी पंचायत समिति सुमेरपुर के यहाँ आए हुए हैं। उनके साथ में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं भावी कार्य योजना को लेकर के इनके साथ चर्चा हुई, जिसमें स्वामित्व कार्ड वितरण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत इस योजना, बीबीजी राम जी की कार्यप्रणाली, हर घर जल जीवन मिशन इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई और आवश्यक निर्देश प्रदान किए। मतदाता सूची को लेकर कोई सरसारी? मतदाता सूची को लेकर के आज की बैठक में हमारा एजेंडा बिंदु नहीं है, क्योंकि वो बैठक हमारी माननीय उप निर्वाचन अधिकारी एसडीओ साहब के साथ आहूत है, उसमें उसकी चर्चा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की कोई समस्या आई सामने? ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याएं जो अलग अलग ग्राम विकास अधिकारियों ने हमें अवगत कराया, उनको लेकर के हमारे तरफ से कार्य योजना बनाई जाकर उनका बालोतरा से खबर है, जहां अखिल राजस्थान आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजस्थान नारी शक्ति आशा संगठन सिवाना बालोतरा ने राज्य सरकार से वर्ष 2026 के बजट में आशा सहयोगिनियों की लंबित मांगों को शामिल करने की मांग की है। संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि आशा सहयोगिनियां वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ के रूप में कार्य कर रही हैं। बावजूद इसके उन्हें ना तो स्थायी सेवा शर्तें मिलती हैं और न ही पर्याप्त सुविधाएं मिलती हैं। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों की संविदा नियमावली 2022 में शामिल करने, न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मानदेय, सभी इंसेंटिव का समय पूरा भुगतान, योग्यता के आधार पर पदोन्नति और राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधाएं देने की मांग रखी गई है। इसके साथ ही एएनएम कोर्स कर चुकी आशाओं को भर्ती में 30% आरक्षण, एएनएम ट्रेनिंग फॉर्म में 30% छूट और सेवानिवृत्त पर 10 लाख रुपए एक मुश्त देने की मांग की गई है। और हमें टाइमिंग दिया जाए, बस यही हम चाहते हैं। बस कितना समय अभी और आपको क्या समय सही है? हमारा तो एनी टाइम है, फोन आता है तभी जाना पड़ता है, 24 घंटा है सेवा में। मैं जसोल से हूँ और हमें टाइमिंग दिया जाए, बस यही हम चाहते हैं। बस कितना समय अभी और आपको क्या समय सही है? हमारा तो एनी टाइम है, फोन आता। मैं जसोल से आशा सहयोगिनी हूँ और हमारा मानदेय बहुत कम है और हमारा इंसेंटिव भी टाइम पे नहीं आता है और काम ज़्यादा है और पैसे हमारे कम है। हमारा कम से कम मानदेय 18,000 होना चाहिए और उसके साथ साथ हमें 2022 के रूल्स में भी लेना चाहिए और हमें परमानेंट भी करने की चाहते हैं, हमें भी करे परमानेंट। और उसके साथ हम जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिया जाता, उसके लिए हमें थोड़ी राशि दी जाए और उसके साथ हमारे पेंशन की भी योजना लागू की जाए। हम आशा दिन और रात काम करते हैं। कोरोना काल में वैसे तो हमें रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, लेकिन हमारे पेमेंट बिल्कुल कम है। हम आशा मैं महिलावास गांव से हूँ। आज हम जिला कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए हैं, हमें परमानेंट किया जाए। हमारी पहली मांग तो यही है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमें संविदा रूल्स 2022 में लिया जाए। और दूसरी हमारी ये मांग है कि हमें हमारा फिक्स पेमेंट यानी कि 18,000 किया जाए और हमें जो आशा सहयोगिनी है एएनएम वगैरह की हैं उनको एएनएम में के पद पर परमानेंट किया जाए और जो आशा जिनके अनुभव के आधार पर उनको सुपरवाइजर या एएनएम के पद पर परमानेंट। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल थी। मौके से AK-47 और 1 SLR राइफल बरामद हुई है। मुठभेड़ के दौरान C-60 जवान कांस्टेबल दीपक चिन्ना मडावी शहीद हो गए हैं, जबकि कांस्टेबल जोगा मडावी घायल हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से भामरागढ़ अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत स्थिर है। आपको बता दें कि आगे के इलाज के लिए गढ़चिरौली भेजा जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है।
मुंगेली से खबर है जहां जिले को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से मुक्त करने के उद्देश्य से 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामूहिक दवा सेवन अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्टर को मनियारी सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों से दवा सेवन करने और आमजन को जागरूक करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुसार वर्ष 2030 तक देश को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसके तहत जिले में 8,51,885 अधिक लोगों को दवा सेवन कराने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने कहा कि फाइलेरिया का पूर्ण इलाज संभव नहीं है, इसीलिए समय रहते रोकथाम ही एकमात्र उपाय है। इस दौरान फाइलेरिया जागरूकता वीडियो दिखाया गया और दवा वितरण व सेवन प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया।